नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरे नाना के दोस्त ने सुनाई थी और यह एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम करण है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। हमारे उस छोटे से शहर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। उन दिनों अंग्रेज सरकार फौज के लिए हिंदुस्तानियों को भर्ती करती और उन फौजियों में ज्यादातर पंजाब से ही होते थे। इसके अलावा उन्हें तगड़े सेहतमंद लड़के मिलते तो उन्हें भी वे फौज में भर्ती कर लेते थे। मैंने जब 10वीं की परीक्षा पास की तो मुझे भी फौज में भर्ती करवा दिया गया। अभी मुझे भर्ती हुए 1 साल ही बीता था कि माँ की चिट्ठी मिली, बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, जल्दी आ जाओ। मैंने छुट्टी मांगी तो छुट्टी मिल गई। घर पहुंचा तो पिता की हालत खराब थी। मेरे पिता ने कहा, बेटा अब मेरा कोई भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारे सिर पर सेहरा हो। मैं अभी शादी करना तो नहीं चाहता था, मगर पिता की हालत के आगे मजबूर था। मेरे पिता ने बताया कि बेटा मेरा एक पुराना मित्र है जो गोरखपुर के गांव में रहता है। आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, कोई उसकी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर लो। अगले दिन मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी ये सोचकर गोरखपुर के लिए चल पड़े कि मंदिर में ब्याह कर बहू को ले आएंगे। मैंने कहा, पिताजी आप चल तो पड़े हैं, क्या आपको यकीन है कि वह हमें अपनी बेटी दे देगा? मेरे पिता ने फिर मुझे कहा, अरे बेटा उसने मेरे पास एक आदमी द्वारा संदेश भिजवाया है। मैं उन्हें बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे भी कुछ छानबीन करने दे, मगर माँ बाप की मजबूरी को देखकर मेरे मुंह पर ताले पड़ गए। जब हम गोरखपुर के एक उस गांव के कच्चे घर में पहुंचे तो पता चल रहा था कि वे कितने गरीब हैं। लड़की का पिता मेरे पिता की उम्र का था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि अगर मुझे वह लड़की पसंद न आई तो क्या होगा, मगर अब क्या हो सकता है। गले में ढोल जो पड़ा है तो उसे पीटना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी तो बैठ गए अपने दोस्त के साथ बातें करने। मेरी माँ यह कहकर उठकर चली गई कि मैं लड़की के पास जाती हूँ, और मैं उलझन में बुत बना बैठा रहा। लड़की के पिता ने फिर कहा, तुम्हारा बेटा काफी हष्ट-पुष्ट है। तो मेरे पिता ने कहा, काम की बात सुनो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाने आया हूँ। एक पल तो लड़की का पिता मेरे पिता को देखता रहा और फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इतने में सर पर ओढ़नी डाले, एक हाथ में चाय का प्याला लिए वहां आ गई। मैं तो देखता ही रह गया। बड़ी ही सुंदर थी वह। उसका नाम मेहर था। मुझे थोड़ी चैन की सांस आई। लड़की ने बड़ी तमीज से नमस्ते कहा और चाय के प्याले को मेज पर रखकर चली गई। मेरे बाबा ने लड़की के सिर पर हाथ फेरकर कहा, दोस्त अब ये हमारी बेटी है। सबके सब बातों में मग्न हो गए थे। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए निकल गया। मुझे बाहर घूमते घूमते एक खुले से मैदान में पेड़ के नीचे बना चबूतरा नजर आया तो वहीं जाकर बैठ गया। यह जगह मेहर के घर से थोड़ी ही दूर थी। तभी मेरे पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बोला, बेटा तुम करण ही हो ना? मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, क्या तुम्हारा ही मेहर के साथ रिश्ता होने वाला है? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोला, बड़ी नेक बच्ची है, बड़ी सुंदर है। लेकिन इतना कहकर वह बुजुर्ग चुप हो गया। फिर मैंने पूछा, लेकिन का क्या मतलब है? आप आगे तो बताओ क्या बात है, आप मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वह बोला, अरे कुछ नहीं बेटा, बस मैं तो यही कह रहा था कि लड़की बड़ी शरीफ है। मैंने कहा, देखिए चाचा जी, आप उनके पड़ोसी हैं और मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नाम नहीं आएगा। आप मुझे सब सच सच बता दो। मैंने कई बार पूछा तो वह कहने लगा,
बेटा, हमने सुना है मेहर पर किसी चुड़ैल का असर है। मैं तो सकते में आ गया। तब वह कहने लगा कि मेहर के बाप ने उसका खूब इलाज भी कराया है, मगर हल कोई नहीं निकला। अक्सर लड़की की हालत खराब हो जाती है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं और आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मगर लड़की बेचारी गऊ है, गऊ। अब वह तो चला गया, मगर मेरे मन को बेचैन कर गया। घर आया, मगर दिमाग में हलचल मची थी। मेहर मुझे हर तरह से पसंद आ गई थी। मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। मेरी माँ मेहर के साथ खाना बनवाने में मग्न थी। रात का खाना सबने मिलकर बैठकर खाया। मेरी आंखें मेहर पर ही टिकी थी। बड़ी ही प्यारी लग रही थी वह। रात में जब तक मुझे नींद न आई, सवाल ही सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। सुबह मेहर ने खाना बनाया। मेरी अम्मा मेहर के लिए हमारे घर से कुछ कपड़े और एक दो हल्के फुल्के जेवर भी लेकर आई थी। उसे माँ ने तैयार कर दिया और मुझे भी मेहर के घर वालों की तरफ से एक जोड़ी कपड़े दिए गए, जिसे मैंने पहन लिए। अब सब मिलकर हम मंदिर गए और उनमें कुछ पड़ोस के 2-4 लोग भी शामिल हो लिए, जिसमें वे चाचा भी थे, जो अब मुझे सवालिया नजरों से देख रहे थे। शादी हुई, एक दूसरे को बधाइयां दी, मीठा मुंह कराया गया। मेहर को पाकर मैं बड़ा खुश था, मगर अनजाना सा डर भी लग रहा था। उसके बाद हम उनके घर 2 दिन और ठहरे। मेहर मेरे साथ खाना खाती थी, बातें करती तो वह बिल्कुल कम ही बोलती थी। मैंने भी मेहर को खुश रखने का वादा किया। 5वें दिन हम मेहर को ब्याहकर अपने घर ले आए। अगले 1 महीने तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेहर के बारे में उस बुजुर्ग चाचा ने बताया था। 1 महीने बाद मैं तो फौज में चला गया। फिर 2 माह बाद फिर छुट्टी मिली। घर आया तो पता चला पिताजी ज्यादा बीमार हैं। मैंने माँ से सवाल किया कि आपने मुझे चिट्ठी लिखकर क्यों नहीं बताया, मगर मेरी माँ कुछ न बोली। अब की बार वह बिल्कुल चुप सी थी। न उसने मेरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और न ही मेरे साथ ज्यादा बातें की। मैंने मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर वे नहीं रहे। 1 सप्ताह ऐसे ही रोने पीटने में गुजर गया। मेहर के पिता भी वहां आए थे। जब वे जाने लगे तो कुछ दिनों के लिए मेहर को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगे। ना चाहते हुए भी मैंने मेहर को उसके पिता के साथ भेज दिया। अब मैं इधर उधर की बातें बताकर माँ का दिल बहलाने की कोशिश करता, मगर मेरी माँ चुप ही रहती। मैंने एक दिन जोर देकर बार बार पूछा, माँ, आप मुझे ये बताओ कि बाबा की हालत इतनी जल्दी खराब कैसे हुई। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, तेरा बाप बीमारी से नहीं मरा। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो माँ? आप साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ बोली, वह मेहर चुड़ैल है बेटा, चुड़ैल। उसी ने तेरे बाप को मारा है और अब वह मुझे और तुम्हें भी मार डालेगी। माँ की बात सुनकर मैं तो सुन्न हो गया। उस बुजुर्ग के शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। मैंने कहा, माँ, आपने क्या देखा मेहर में ऐसा? माँ ने कहा, तेरी पत्नी डायन है। मैंने खुद तेरे बाप का गला दबाते देखा है। तुम्हारे जाने के बाद मेहर हमारे साथ बदतमीजी से पेश आती थी, कुछ नहीं सुनती थी, खाने पीने की कुछ चीजें नहीं छोड़ती थी, पल में चट कर जाती थी। एक दिन मैंने तुम्हारे पिता के लिए चाय बनाने को कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। फिर मैं खुद ही चाय बनाकर तुम्हारे बाबा को पिलाने गई तो मेहर तेरे बाबा के ऊपर झुकी थी और उसने दोनों हाथों से गला दबा रखा था। मैं तेज कदमों से चिल्लाती हुई उसकी तरफ भागी तो उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखा तो मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेहर बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, क्या हुआ है माँ आपको? डर से मैं चुप हो गई, किसी से कुछ नहीं कहा। उसी दिन से तेरा बाप तो कमजोर होता गया और मैं गूंगी हो गई। मैंने कहा, माँ, अब अपने आप को संभालो, देखते हैं आगे क्या होता है।
मेरी माँ बोली, उस चुड़ैल को निकाल दे घर से, वरना हम दोनों माँ बेटे को भी वह मार डालेगी। मेरी छुट्टी पूरी होने वाली थी। मैं मेहर को ले आया, मगर मेरी माँ मेहर के आने से खुश नहीं थी। मेरी माँ मुझे बार बार यही कह रही थी कि इस लड़की को छोड़ दे बेटा, मगर मुझे उससे बेपनाह प्रेम था। कैसे छोड़ देता, ब्याह कर लाया था, अब वह मेरी पत्नी थी। और दूसरी बात, चुड़ैल होने की बात तो मुझे हजम भी नहीं हो रही थी। ड्यूटी पर जाने से 2 दिन पहले मैं नहा रहा था, तभी मेरी माँ जोर जोर से गुस्ल खाने के दरवाजे को पीटने लगी, बचा ले बेटा, बचा ले बेटा। मैं जल्दी से बाहर आया तो मेरी माँ डर से कांप रही थी और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं जल्दी से हमारे कमरे में गया तो मैंने देखा मेहर चारपाई पर लेटी छत की तरफ एक नज़र देख रही है। मैंने गुस्से से कहा, मेहर, तुम मेरी माँ को तंग क्यों करती हो? तो वह छत को ही देखती रही और भद्दी सी किसी दूसरी आवाज में बोली, समझा लो इसे, वरना मेरे हाथों मारी जाएगी। उसकी इस आवाज को सुनकर मैं दंग रह गया। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और उसके बाल पकड़कर उठाना चाहा तो उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर जड़ दिया। मैं तो थप्पड़ के साथ ही मैं तो दूर जाकर गिरा। उसका नाजुक सा हाथ और हथौड़े जैसी चोट मैंने कभी सोचा भी न था। मेहर के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, खबरदार इसे चोट पहुंचाई तो इस पर मेरा कब्जा है। मैं अपनी गाल को सहलाते सहलाते मेहर को देखे जा रहा था। मैं जल्दी से बाहर आया तो माँ बोली, बेटा अब तो यकीन हो गया होगा, घर से निकाल दे इसे। मैं भागा भागा अपने पिता के एक दोस्त के पास गया और जल्दी में उसे सारी बात बताई। फिर हम दोनों जल्दी से कस्बे की एक मस्जिद में गई तो वहाँ पता चला कि इमाम साहब तो कहीं बाहर गए हैं, 5-6 दिन बाद लौटेंगे। लेकिन वहाँ एक और आदमी ने हमारी समस्या को सुनकर मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी के बाजू पर बांध देना, उस पर फिर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं आएगा। घर आकर वह ताबीज़ मैंने मेहर की बाजू पर बांध दिया और फिर माँ को भरोसा दिलाया कि माँ अब वह ठीक रहेगी। अगर मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा हो तो मस्जिद में जाकर इमाम साहब को बुला लाना। तीसरी सुबह मैं ड्यूटी जाने को तैयार होने लगा तो मेरी माँ बार बार मुझे यही कह रही थी, मत जा बेटा, मुझे डर लग रहा है, यह मुझे मार डालेगी। मगर मैंने कहा, माँ भरोसा रखो, ये अब ठीक है। मुझे ड्यूटी पर गए 1 महीना ही हुआ कि मेरी माँ के मरने की खबर मुझे मिली। छुट्टी तो इतनी जल्दी नहीं मिल सकती थी, मगर माँ के मरने की खबर वाली चिट्ठी दिखाकर मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल गई। जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी माँ छत से उतरते समय सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी। मेहर भी मेरी माँ की मौत से काफ़ी दुखी दिख रही थी। मेरे सामने समस्या यह थी कि मैं मेहर को अकेला छोड़कर कैसे वापस ड्यूटी जाऊंगा। इसलिए मैंने उसे उसके बापू के पास छोड़ आने का मन बनाया। ड्यूटी जाने से 2 दिन पहले मैं मेहर को उसके गांव छोड़ने को चल पड़ा। वह इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि बस क्या बताऊं। शहर के बस स्टैंड पर पहुंचकर मैंने टिकट ली और हम बस में सवार हो लिए। मैं और मेहर एक सीट पर बैठे थे, तभी एक बुजुर्ग भी वहां आकर बैठ गई। वह बुजुर्ग मेहर को देखे जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रास्ते में एक जगह बस को 10 मिनट के लिए रुकना था तो वह बुजुर्ग मुझे नीचे आने का इशारा करते हुए खुद भी नीचे चला गया। उत्सुकतावश मैं भी पीछे पीछे गया तो वह बोला, बेटा ये लड़की कौन है? मैंने कहा, जी ये मेरी पत्नी है। फिर उसने जो कहा तो मेरा रोम रोम कांप गया। उसने कहा, बेटा ये तो लाश है और इसके अंदर कोई दूसरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी पत्नी है। वह बोला, बेटा यह तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे मौत का सामान है, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह बुजुर्ग आदमी वहां से चला गया। शायद उसका ठिकाना आ गया था। मैं बस में आकर बैठ गया और मेहर को देखने लगा। फिर गोरखपुर बस स्टैंड पर हम उतरे और गांव की तरफ चल पड़े।
शाम होने वाली थी। मैं आगे आगे और मेहर मेरे पीछे पीछे चल रही थी। फिर मैंने कहा, मेहर जल्दी जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। तभी मुझे किसी दूसरे इंसान की भद्दी सी आवाज आई कि आ तो रही हूँ। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उस जगह लंबे बालों वाली काली डरावनी सूरत वाली चुड़ैल खड़ी थी। मेरे हाथ में एक बैग था, उसे तो वहीं छोड़ा और भागने की सोचने लगा। तभी वह बोली, आज तुम मुझसे बचोगे नहीं, यह मेरा घर है। तुम्हारे माँ बाप और मेहर को मैंने ही मारा है। मेहर को तो मैंने शादी से पहले ही खत्म कर दिया था। इतना सुना तो मैं सुन्न हो गया। फिर सोचा कि जान बचानी है तो भागना पड़ेगा। तभी मैंने दाईं तरफ छलांग लगाई और पूरी ताकत से वापस बस स्टैंड की तरफ भागने लगा। वह जोर जोर से ठहाके लगाने लगी जो मेरे कानों से टकराने लगे थे, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने सुन रखा था कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए तो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। पूरी ताकत से मैं भागता जा रहा था। फिर एक गाड़ी की लाइट मुझे नजर आई तो मैं घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। गाड़ी में 2 आदमी थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वे भले आदमी थे। वे मुझे अपने घर ले गए, खाना पीना कराया। मैंने उनको बताया कि मैं एक फौजी हूँ, तो वे मुझे एक किसी ओझा के पास लेकर गई, जिसने मुझे एक ताबीज बनाकर दिया और कहा, बेटा इसे कभी अपने आप से अलग न होने देना। अगली शाम को मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, मगर साथ साथ मेहर की याद मुझे सता भी रही थी। फिर मैंने अपना वह घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में एक अच्छा सा घर ले लिया। साथ साथ ड्यूटी भी करता रहा। 2 साल बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हुए, मगर वह ताबीज आज भी मेरी बाजू में बंधा है। कभी कभी मेहर माँ बाप को याद करके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।